जिस तरह का हमला हिंडनबर्ग ने अडानी पे किया है और मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, अडानी के शेयर लाल हुए पड़े हैं, इसी प्रकार का हमला एक बार धीरूभाई अंबानी पे भी हुआ था। लेकिन भाई साहब हमला करने वाले भूल गए कि जिस पे हमला कर रहे हैं उसका नाम धीरूभाई है। उन्होंने अपने दम पे, अकेले के दम पे भारतीय शेयर मार्केट को आज जिस रूप में आप देख रहे हो ना, उस रूप तक पहुंचाने वाले धीरूभाई है। इनको इक्विटी मार्केट का मसीहा कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था और जब इन पे हमला हुआ तो इन्होंने उनका क्या हाल किया? एक्चुअल में भाई साहब रुला दिया था, बर्बाद कर दिया था। दोबारा इनकी तरफ किसी ने नजर उठा के देखा नहीं, ऐसी गंदी हालत कर दी। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, थोड़ी सी वो भी समझा दूंगा, कैसे शॉर्ट सेलर को फायदा होता है और कैसे शॉर्ट सेलर बर्बाद होते हैं, ये सारी कहानी। और 1982 में किस प्रकार धीरूभाई अंबानी ने क्या किया था और किस प्रकार अडानी जी उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, उन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए ये वीडियो आपके सामने है। इस चैनल पे कोई बड़ा भारी ज्ञान नहीं है, आम आदमी के लिए आम भाषा में बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की खबरें एंटरटेनमेंट के साथ दी जाती है। तो अगर आपको इस तरह का फ्लेवर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को एंजॉय करो। शेयर मार्केट जहां पे दिन में लाखों हजारों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं, पहले इतनी गर्मा गर्मी वाला माहौल नहीं था। पहले स्टॉक मार्केट की अगर बात किया जाए, बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, कुछ ब्रोकर थे, मुट्ठी भर लोग इन्वेस्ट करते थे, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी नहीं थे, सेबी वेबी कहीं था ही नहीं। अब जब सेबी था नहीं, रेगुलेशन था नहीं और कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई साहब बाजार अपने हिसाब से उतार चढ़ाव हो जाता था और आम आदमी के तो हाथ ही जलते थे। तो नॉर्मली आम आदमी इन चीजों से दूर ही रहा करता था। जो कंपनियां उस समय शेयर मार्केट पे लिस्ट होती थी, उनका भी मुख्य काम था कि भैया पैसा बैंक से लेंगे तो ब्याज देना है, इधर शेयर मार्केट से लेते हैं, यहाँ पे डिविडेंड देना है। अपनी शेयर की प्राइस को बढ़ाना या वैल्यूएशन, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता था। आपको सिंपल एक एवरेज बताता हूं, 1949 से लेके 1979 यानी इन 30 सालों में एवरेज शेयर मार्केट से जो पैसा उठाया गया था वो था 58 करोड़ रुपए मात्र। इसमें भी एक साल जो हाईएस्ट गया था वो गया था 92 करोड़। सोचो सर, इतने तो मतलब आजकल छोटे छोटे ऐसी में आईपीओ इस तरह के अमाउंट उठा रहे हैं। ये पूरा मार्केट की हालत थी मेन बीएसई एनएसई की। लेकिन 1983 तक ये जो एवरेज ट्रांजैक्शन 58 करोड़ का था, ये पहुंच गया 1000 करोड़ तक। और इसको ले जाने वाले कौन थे? धीरूभाई आ गया छई। इनफैक्ट 1980s तक जितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उनकी संख्या 1 मिलियन से भी कम, मतलब 6-7 लाख लोग क्लोज सर्किट के पूरे इंडिया में इन्वेस्ट किया करते थे। वही अमाउंट 84-85 तक बढ़ के 40 से 45 लाख लोग ऐसे थे जो शेयर मार्केट में एंटर कर गए थे और उनमें से 10-20 लाख शेयर होल्डर के लिए रिलायंस के पीछे आए थे। तो एक समय वो दौर था जब धीरूभाई अंबानी धमकी देता था कि अगर मैं मेरे रिलायंस के शेयर खींच लूं तुम्हारा बीएसई गिर जाए। ये वाला लेवल था उनका। धीरूभाई अंबानी के बारे में उस समय बहुत लिखा जाता था, बहुत बोला जाता था। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी बिजनेसमैन वाली नहीं, जैसे स्पोर्ट्समैन या क्रिकेट स्टार की होती ना, उस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी थी। तो ये तो हो गया धीरूभाई अंबानी के बारे में कि किस तरह का रुतबा उस समय था, स्टॉक मार्केट की क्या हालत थी, उस समय ट्रांजैक्शन कैसे होते थे। आज वाला हालत नहीं है कि भैया डीमेट अकाउंट आपके हैं, इधर खरीदार आपके खाते में पैसा आ गया, इधर शेयर आ गया, इधर शेयर बेच दिया। नहीं, पहले भाई साहब पर्चियों पे नोट होते थे, आपने शेयर खरीदा पर्ची पे नोट होगा और उसके बाद हर सेकंड सैटरडे वो रजिस्टरों में एंट्री हुआ करती थी, तब जाके शेयर ट्रांसफर हुआ करते थे। उस समय जैसा मैंने आपको बताया शेयर मार्केट का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं था। जितनी भी कंपनियां इन्वॉल्व थी उनके जो मेजॉरिटी शेयर थे या तो वो खुद लेके बैठ जाते थे या उनके बैंकों के पास पड़े रहते थे और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ज्यादा शेयर अवेलेबल नहीं थे। जैसा अडानी के केस में आप कह रहे हो ना कि मेजर शेयर तो वही लेके बैठा है, फ्री फ्लोट तो है ही नहीं, तो छोटा सा शेयर है, कोई भी चाहे उसमें मूवमेंट कर दे। तो जैसा हिंडनबर्ग का आरोप है कि यार देखो मेजर शेयर तो तुम लेके बैठ गए, थोड़ा सा ही तो मार्केट में उसको तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। पहले ऐसा लगभग किसी भी कंपनी में किया जा सकता था। अगर आपके पास 10, 15, 20 बड़े आदमी मिल गए और उन्होंने जेब में 5-10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए तो किसी भी शेयर को ऊपर चढ़ाना और किसी भी शेयर को नीचे गिराना हाथ की बात हुआ करती थी। तो उस समय 2 ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करते थे। एक होता था बुल ग्रुप, जैसा आप समझते हैं हर्षद मेहता क्या था भाई साहब, बिग बुल। आपकी बात करते हैं बीच में केतन पारिक क्या था, बस बुल थे। इनका काम क्या था, ये इनका एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी शेयर को ऊपर चढ़ाता है। और एक होता है बियर ग्रुप या बियर कार्टेल, जिसका काम होता है किसी भी शेयर को पकड़ के नीचे गिरा दो, तो आप उसको हिंडनबर्ग मान लो। जो बुल्स हुआ करते थे उनका क्या था कि एक शेयर खरीद लिया और उसके दाम बढ़ाओ, जब बढ़ेगा तो उतना फायदा होगा। जो बियर मार्केट थे वो क्या बोलते थे, शेयर मार्केट का जो शेयर है ना उसको बेच दो, शॉर्ट कर दो और वो जितना नीचे आएगा ना उतना ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। अब इसी शॉर्ट सेलिंग को धीरूभाई के एग्जांपल से समझते हैं कि धीरूभाई अंबानी के जब शेयर लिस्ट हुए क्या हुआ और कैसे किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी थी या धीरूभाई अंबानी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाई साहब टैक्सेशन में जितने भी इनकम टैक्स में आज आप रूल पढ़ते हो, अगर आज इनकम टैक्स की किताब में 100 प्रोविजन है उसमें से 70 इस वजह से है कि भाई साहब धीरूभाई अंबानी की वजह से है। धीरूभाई ने गवर्नमेंट को तो कभी टैक्स नहीं दिया पर शेयर होल्डर को कभी निराश नहीं किया। शेयर होल्डर के तो भैया मसीहा थे, वो अपनी शेयर की जो फेस वैल्यू का 25-25% तक डिविडेंड बांट दिया करते थे। और इन
पे लोगों को भरोसा भी था, ये एक मास कम्युनिकेटर था, ये जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। आप धीरूभाई अंबानी का जलवा देखना, इनका शेयर लिस्ट हुआ था 10 रुपए पे, पहले साल के अंदर पहुंच गया 50 रुपए, 5 गुना, जो कि उस समय में बहुत बड़ी बात थी। 1980 आते आते इसने 100 का आंकड़ा भी पार किया, पहुंच गया भाई साहब 102। 1982 आते आते ये 186 का हाई बना लिया था। अब जो गेम इंटरेस्टिंग हुआ, जिसके लिए पूरी वीडियो बनी है, वो बात हुआ था मार्च 1982 में। कलकत्ता में एक बियर ग्रुप, जो मैंने आपको बताया था हिंडनबर्ग टाइप आदमी, कि वो एक बियर ग्रुप है जो पैसे लेके बैठे हैं, उनका काम है कि शेयर मार्केट को तोड़ देना। अगर आपने स्कैम 92 देखी है तो हर्षद मेहता के अलावा जो एक पूरा गैंग था, जिसमें सतीश कौशिक जी थे, बार बार गालियां देते थे, वो वाला जो गैंग था वो मदडिया गैंग था। 18 मार्च 1982 वो दिन था जब बियर कार्टेल ने सोचा कि भाई धीरूभाई अंबानी को बर्बाद किया जाएगा या इनका नुकसान करके कुछ फायदा कमाया जाएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, जानते नहीं थे बेचारे, बट कोई बात नहीं। जब मार्केट क्लोज होने वाला था, लास्ट के आधे घंटे बचे थे, तब धड़ाधड़ करके रिलायंस के सारे शेयर बिकने को मार्केट में आ गए और टोटल 3,30,000 से ज्यादा शेयर लास्ट आधे घंटे में बिक गए। और जब इतनी ज्यादा बिकवाली किसी शेयर में आती है तो आप शेयर मार्केट को जानते हैं, जब भी इस तरह की बिकवाली आती है तो मार्केट रेट टूटती है। तो 131 पे शेयर चल रहा था, वो कुछ ही देर में 121 आ गया, 10 रुपए टूट गया। अब मार्केट बंद हो गया, धीरूभाई अंबानी को पता पड़ गया भैया कोई तो अपने पीछे पड़ गया है, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने कनेक्शन लगाए। अगले दिन भाई साहब कार्टेल को लगा कि देखो मजा आया, 10 रुपए तोड़े, अभी तो और तोड़ेंगे। और अगले दिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने 1.1 मिलियन यानी 11 लाख से ज्यादा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेच दिए। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें समझना, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि मैंने वो शेयर बेच दिया जो मेरे पास अभी है नहीं, वायदे का कारोबार है। मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं ये शेयर 100 रुपए का शेयर आज आपको बेचता हूं, आज जनता में जो भी है, रमेश जी मैं आज को 100 रुपए का शेयर आपको बेचता हूं, मैंने 100 रुपए का शेयर बेच दिया, पर मेरे पास है नहीं। पर रमेश जी मेरे से डिलीवरी आज नहीं लेंगे, रमेश जी 15 दिन बाद लेंगे मेरे से शेयर। मेरा टारगेट है कि 15 दिन में 100 रुपए का शेयर अगर टूट के 60 रुपए पे आ जाएगा तो मैं 60 रुपए में बाजार से खरीद के इनको 100 रुपए में दे दूंगा, 40 रुपए कमा लूंगा। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर ये 100 रुपए का शेयर 150 रुपए हो गया तो मेरी लंका लग जाएगी। शेयर में क्या होता है, 100 रुपए का शेयर खरीदा तो आपका नुकसान 100 रुपए ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, 100 रुपए का बेचा, आपका नुकसान 300 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि 100 का शेयर अगर 400 चला गया तो भी तुम्हें 400 में लेके देना पड़ेगा भैया। ये जो शेयर बेचे जा रहे थे, इनको लग रहा आम आदमी को बेच रहे थे, एक बार शेयर टूटेगा बाद में खरीद लेंगे, पर आम आदमी नहीं ले रहे। तो अंबानी जी के ही आसपास फ्रेंडली ब्रोकर्स ने, आसपास की बाकी कंपनियों ने खरीद लिए 8 लाख से ज्यादा शेयर, क्योंकि रूल के हिसाब से अंबानी जी खुद अपने पैसों से वो शेयर नहीं खरीद सकते थे, खरीदना किसी और को ही था। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि यार इतना पैसा इनके धीरूभाई के कहने पे किसने खरीद लिया। तो एक थ्योरी तो यह है कि धीरूभाई पे लोगों का कॉन्फिडेंस था, उनको लगा ये शेयर टूटेगा तो हम भी टूटेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस में खरीद लिया। एक थ्योरी यह है कि धीरूभाई अंबानी का खुद का ही पैसा था, जो कि शेल कंपनियों के माध्यम से अलग अलग जगह पड़ा हुआ था, और जब भी मार्केट में ऐसी स्थिति आती है वो खुद के शेयर खुद ही खरीद लेते थे दाम बढ़ाने के लिए। सेम आरोप अडानी जी पे लग रहा है कि भैया तुमने तुम्हारे शेयर की क्वांटिटी भी कम रखी और खुद के ही पैसों से बढ़ा के इसकी वैल्यू बढ़ा ली। तो मंदड़िये क्या चाहते थे कि ये शेयर टूट जाए, पर जब इनके आसपास वालों ने खूब भारी मात्रा में खींचे तो भैया शेयर टूटा ही नहीं, शेयर तो बढ़ गया। 15 दिन हो गए, सेकंड फ्राइडे आ गया। अब भाई साहब वो जो 8 लाख जिन्होंने लिए थे वो कहते हैं लाओ भाई हमारे शेयर लेके आओ जिस भाव पे बेचे। अगर ये कहते हैं कि भैया मेरे पास तो शेयर देने को ही नहीं है, तो बोले भाई तूने बेचा कैसे था, पहले तो बेच दिया, शेयर कैसे नहीं, शेयर तो किसी भी कीमत पे लेके आ, नहीं तो तेरे पे वैसे ही पेनल्टी लगेगी। ये 131 में शॉर्ट करके बैठे थे और धीरे धीरे जब शेयर देखा तो बाजार का भाव 200 रुपए तक ऊपर चला गया। अब ये इन्होंने 131 के आसपास शॉर्ट करके बैठे, 201 में लेके देना पड़ रहा है, 70 रुपए का लॉस, यानी 50% से ज्यादा का लॉस। मतलब वो जो कलकत्ता का पूरा गैंग था वो रोने लग गया था, आंसू आ गए थे, भैया किससे पंगा ले लिया मैंने। और हालत इतनी खराब हो गई थी कि 3 दिन के लिए शेयर मार्केट बंद करना पड़ा था। चाहे कितना ही बर्बाद हो, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी बेच, चाहे कुछ भी कर, चाहे उधार मांग, मुझे नहीं पता, वो बदला जो सौदा कर लिया वो तो उतारना ही था। तो 3 दिन में धीरे धीरे वो सौदे उतरे। वो पूरा मदड़िया गेम जब खत्म हो गया, हाथ जोड़ लिए भैया इसके पास में नहीं आना, उसके बाद से धीरूभाई अंबानी का जो जलवा शेयर मार्केट था वो कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर बेस रिलायंस के इन्वेस्टर्स का ही था। उस समय का टोटल शेयर मार्केट में 40 लाख लोग काम कर रहे थे, उसमें से 10 लाख लोगों के पास सिर्फ रिलायंस के शेयर थे। तो रिलायंस के शेयर में गड़बड़ी आने का मतलब था 25% मार्केट में गड़बड़ी आ जाना और हर चौथा इन्वेस्टर का बर्बाद हो जाना। इन्वेस्टर डर गए थे कि भी अब शेयर टूटने लग गए, सारा पैसा हमने इस रिलायंस में लगा रखा, अब तो बर्बाद हो जाएंगे। पर जब धीरूभाई अंबानी वहां पे खड़े हुए और ना सिर्फ उसको टूटने से बचाया बल्कि नेक्स्ट लेवल पे ले गए, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उनमें और ज्यादा आ गया और शेयर किस तरह से भागा ये तो आप और मैं दोनों देख ही रहे। और ये जब 82 वाली चीज निकल गई, धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस आया, तो 86 में एक डेटा आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने 1977 में हमारी कंपनी में
1,000 का इन्वेस्ट किया था उसके 1986 में 1,10,041 रुपए है, यानी पिछले 9 सालों में 11,000% का रिटर्न। एक कोई दूसरी कैलकुलेशन है जिसमें राइट इशू, बोनस इशू को भी कंपेयर करते हैं, उस सब चीजों को अगर देख लिया जाए तो ये फिगर निकलता है 12,234% लाभ, यानी आपके 9 साल में जो पैसा आपका 122 गुना हो गया। तो जो धीरूभाई अंबानी ने किया था, तो उसके आगे अगर आप अडानी जी को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अभी तो नए नए बच्चे अभी तो सीख रहे हैं। और गौतम अडानी जी अपने आज तक वाले इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि भैया मैं तो धीरूभाई अंबानी को आदर्श मानता हूं। तो अगर आप धीरूभाई अंबानी की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे बिजनेस चालू किया, उनके क्या प्रिंसिपल थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस स्थिति को कैसे किया, और गौतम अडानी को देखेंगे तो आपको हर पॉइंट पे, हर सोच में एक सिमिलरिटी दिखेगी। तो किसी दिन मैं एक धीरूभाई अंबानी पे एक सीरीज करने वाला हूं कंप्लीटली, जैसे मैंने रतन टाटा ग्रुप पे सीरीज की है 10 एपिसोड की, क्योंकि धीरूभाई अंबानी को अगर एक वीडियो में समेट दें, वो इतनी छोटी शख्सियत नहीं है, उनके लिए 50 वीडियो भी कम पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी इंपॉर्टेंट घटनाओं को लेते हुए 10 ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो धीरूभाई अंबानी के एक एक चरित्र को, एक एक चीज को आपके सामने ला के रखेगी, और आपको उसमें गौतम अडानी से एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। आपका आदेश रहेगा तो ये सीरीज भी जल्दी लेके आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई साहब ये सीरीज आपसे मिस ना हो जाए।